जब भी कोई अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करता है तो बहुत सारी चीजें रेडी होती हैं उसको कंफ्यूज करने के लिए। इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट इनमें से कुछ ही ऑप्शंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करके दे पाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे ऑप्शंस जो अच्छी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं, और साथ ही साथ वो ऑप्शंस और हैबिट्स जो आपको अवॉइड करनी होगी। स्टार्ट करेंगे उन चीजों से जो आपको अवॉइड करनी होंगी, एंड इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं यूलिप्स। यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। जब भी आप किसी बैंक की ब्रांच में जाते हो और वहां पर आपको कोई एजेंट किसी ऐसे प्लान के बारे में बताता है जिसमें इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे, और साथ ही साथ इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होने पर उनकी फैमिली को एक इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको यूलिप्स सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यूलिप्स में इन्वेस्ट करने से आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों के ही फायदे नहीं मिल पाते। इसके बारे में आपको समझाया बहुत अच्छे से जाता है कि एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे और एक लाइफ कवर भी मिलेगा, बट ये रिटर्न्स जनरली 8 से 12% के बीच में रहते हैं, क्योंकि कुछ पैसा इसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो रिटर्न्स वेरी कर सकते हैं। यूलिप्स में जो लाइफ कवर आपको मिलता है वो जनरली जितना भी प्रीमियम आपने पे करा होता है पूरे साल में उसका 10 टाइम्स होता है। यानी अगर आपने 1,20,000 का प्रीमियम पे करा एक साल में, तो आपको उसके बदले 12 लाख रुपए का लाइफ कवर मिलता है, जो कि आज की डेट में इनफ नहीं है। अगर हमें इंश्योरेंस लेनी ही है तो इससे बेहतर ऑप्शन ऑलरेडी हमारे पास एक अवेलेबल है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे 15-20 हजार रुपए का साल भर का प्रीमियम होता है और उसके बदले आपको 1 करोड़ का लाइफ कवर मिलता है। एंड इस इंश्योरेंस को लेने के बाद जो पैसे आप बचाओगे यूलिप्स में ना इन्वेस्ट करके, वो पैसे अगर आप ELSS, लार्ज कैप फंड कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते हो तो लॉन्ग टर्म में वो यूलिप्स जितने या फिर उससे भी बेहतर रिटर्न्स दे देते हैं। एंड मेजर एडवांटेज यहाँ पर आपको 1 करोड़ का लाइफ कवर मिल रहा है, जबकि यूलिप्स के केस में आपको 12 लाख रुपए का कवर मिल रहा था। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स हमेशा अलग अलग होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट जो इन दोनों को कंबाइन करके आपको बेचा जा रहा है उसको अच्छे से स्टडी करो कि उसके रेट ऑफ रिटर्न्स कितने हैं एंड क्या उसका लाइफ कवर टर्म लाइफ इंश्योरेंस से बेहतर है। मोस्टली ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, इसीलिए यूलिप्स में भी इन्वेस्टमेंट आपको अवॉइड करनी चाहिए। सेकंड चीज जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है पेनी स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक्स जिनका प्राइस 10 रुपए से कम होता है उनको पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। जनरली इन स्टॉक्स का मार्केट कैप बहुत कम होता है और कुछ ही प्रमोटर्स के पास कंपनी का मेजॉरिटी हिस्सा होता है। पेनी स्टॉक्स में लिक्विडिटी का भी इशू रहता है। कई बार आपको उन स्टॉक्स को सेल तो करना होगा, बट सामने उन स्टॉक्स को कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा। ऐसे में ना चाहते हुए भी आपको उन स्टॉक्स को एक लोअर प्राइस पे सेल करना पड़ सकता है, या फिर आपको अगर कोई बायर नहीं मिलेगा तो आपको उन स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा। कुछ लोगों को फोमो होने लगता है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेनी स्टॉक्स की कहानियां सुनकर, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को करोड़पति बना दिया। बट यार, हजारों में से एक ही स्टॉक ऐसा होता है जो इतने अच्छे रिटर्न्स दे पाता है। अगर आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो कि आपने जो स्टॉक पिक किया है वो ही ऐसा स्टॉक है जो हजारों में से सबसे अच्छे रिटर्न देगा, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैं पर्सनली पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। मुझे रात को अच्छी नींद पसंद है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट्स में अवॉइड ही करता हूँ। तीसरी चीज जो हमें अवॉइड करनी है वो एक हैबिट है, बीइंग ओवरली बुलिश ऑन स्मॉल कैप्स। हमें लगता है कि स्मॉल कैप्स मतलब हाई रिस्क और हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न्स। इसीलिए जो लोग अपनी यंग एज में होते हैं उनको लगता है कि हम तो सबसे ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट का मेजॉरिटी हिस्सा स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। पिछले 5 सालों में स्मॉल कैप्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए, बट ऐसा इसलिए हो पाया बिकॉज उससे पहले स्मॉल कैप्स काफी लो प्राइस पे ट्रेड करते थे, तो उस समय स्मॉल कैप्स में एंटर करना एक सेंसिबल ऑप्शन था। बट अगर स्मॉल कैप्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, देन हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली थ्योरी अब यहाँ पर काम नहीं करेगी। आपको तब स्मॉल कैप्स में एंटर नहीं करना है जब वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हो कि जिन लोगों ने उसको पहले खरीदा था वो अब बेचने की तैयारी कर रहे हो। बिकॉज उस पॉइंट पर अगर आप खरीद लोगे देन इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर अब नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। एंड ऐसा तब तक चलेगा जब तक स्मॉल कैप्स अपनी राइट वैल्यू पर नहीं आ जाते दोबारा। तब तक आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ते हुए देखने का इंतजार करना पड़ेगा। डोंट बी एक्सट्रीमली बुलिश ऑन स्मॉल कैप्स, वो हमेशा एक हाई रिटर्न ऑप्शन नहीं होते। चौथी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है P2P लेंडिंग। आजकल बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप लोगों को लोन बांट सकते हो। इन ऐप्स पर आप उनकी प्रोफाइल चेक करो एंड अगर आपको सही लगता है तो आप उनको लोन पर पैसे बांटो। जनरली ये ऐप्स आपको बताते हैं कि आपको 12% के आसपास इंटरेस्ट मिल सकता है। एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सोचो, कोई बंदा इस ऐप पर लोन लेने कब आता है? जब बैंक्स के थ्रू उनको लोन ना मिल पाए।
बैंक किसी को लोन कब नहीं देती है? जब उनको ये कॉन्फिडेंस ना हो कि ये पैसे उन तक बिना किसी प्रॉब्लम के वापस आ पाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस ना रहो कि हम रिकवरी कर पाएंगे इस पैसे की। तो जिन लोगों को बैंक लोन नहीं दे रही है, आप उन लोगों को लोन देकर 12% अपनी इन्वेस्टमेंट पर बनाने की सोच रहे हो। अगर इन ऐप्स के ओनर्स को खुद इतना कॉन्फिडेंस होता कि 12% के रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो आजकल कंपनीज को फंडिंग तो आराम से मिल जाती है, तो वो खुद ये रिस्क ना लेकर आप पर ये रिस्क ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं कि आप अपने पैसे लोन पर बांटो? क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है इन लोन्स पर। एंड आप अपने एक रैंडम कमरे में बैठकर सोच रहे हो कि एक ऐप के थ्रू मैं प्रोफाइल चेक करके किसी को लोन पे पैसे बांटूंगा और उस पर 12% कमाऊंगा। देन सम डे और द अदर यू आर बाउंड टू लूज मनी। अवॉइड इट। अब हम डिस्कस करेंगे वो सारी इन्वेस्टमेंट्स और हैबिट्स जो अच्छी वाली कैटेगरी में आती है। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनीज। अब इससे पहले आप मुझे बोलो कि लार्ज कैप में अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी होती है। वेट, एक बार मेरे कहने पर आप ये चार्ट देखो MRF का। 2020 में इसका प्राइस 77,000 था। तब भी लोगों को ये काफी एक्सपेंसिव लगता था कि इतना महंगा हो चुका है, अब और कितना बढ़ेगा। 2023 में वो 1 लाख क्रॉस कर गया। लोगों को लगा कि अब तो बहुत महंगा हो गया, इससे ऊपर क्या ही बढ़ेगा। 2024 में वो 1.5 लाख टच कर गया। द थिंग इज कि हमें ये समझना होगा कि यस, लार्ज कैप कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी होती हैं, बट एक कंपनी कितना ग्रो कर सकती है उस पर कोई अपर कैप नहीं होता है। कंपनीज अलग अलग बिजनेसेस ट्राई करती हैं, अलग अलग कस्टमर्स को रीच आउट करती हैं, एंड ये सब चीज़ें अगर एक लार्ज कैप कंपनी की स्टेबिलिटी के साथ आती है, जो कि हमें स्मॉल कैप्स और पेनी स्टॉक्स में नहीं मिलती, देन देयर इज नो रीजन टू थिंक कि लार्ज कैप तो बोरिंग होते हैं, इसमें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते। लार्ज कैप में भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, बट आपको अपने बायसेस को छोड़कर अच्छी कंपनीज को ढूंढना होगा एंड स्टॉक के प्राइस को देखना छोड़कर उसकी वैल्यूएशन को समझो। 1.5 लाख MRF के एक शेयर के लिए ज्यादा लग सकता है, बट हु नोज कि MRF के प्रॉफिट के सामने मे बी 1.5 लाख भी अभी कम हो शेयर का प्राइस। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, पता लगे आप MRF का शेयर खरीदने चले जाओ, बट एग्जाम्पल के तौर पे MRF का शेयर अभी भी सस्ता हो सकता है। सेकंड नंबर पर एक हैबिट है डाइवर्सिफिकेशन। आज हमें कहीं से पता चलता है कि EV स्टॉक्स का फ्यूचर बहुत अच्छा है, या फिर हमें कहीं से पता चलता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो हम उस सेक्टर के स्टॉक्स को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी इन्वेस्टमेंट का एक परसेंटेज इन सेक्टर्स में जाना चाहिए, ना कि हमारी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा लाइक 60%, 70% ऑफ आवर पोर्टफोलियो। बिकॉज फ्यूचर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अभी के ट्रेंड्स को स्टडी करके, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में चीजें अलग ढंग से नहीं हो सकती। लेट्स से हाइपोथेटिकली कल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई नई चीज डिस्कवर होती है, जिसके चलते कंपनीज को अपनी पूरी सप्लाई चेन चेंज करनी पड़ सकती है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये, बट इसके थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि डोंट बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन वन सेक्टर, क्योंकि फ्यूचर में अगर वो चीजें वैसे टर्न आउट नहीं हुई जैसे आपने सोची थी, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाएं। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स इन मल्टीपल सेक्टर्स टू लोअर डाउन द रिस्क एज मच एज यू कैन। तीसरी चीज है प्रिपेयरिंग एन अपॉर्चुनिटी फंड। जब भी कोई बड़ा करेक्शन आता है मार्केट में, यू नीड टू थिंक ऑफ इट एज एन अपॉर्चुनिटी। हमने कितनी बार किस्से सुने होंगे ना कि उस समय काश मैंने एशियन पेंट्स में पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते, मुझे 100% के रिटर्न्स मिल गए होते, या फिर काश मैंने उस समय रिलायंस में इतने पैसे डाल दिए होते। ये सारे मौके जब मार्केट क्रैश होती है ना, तो उस समय अवेलेबल होते हैं। कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो हमारे आसपास हमें दिखती हैं, सालों से बिजनेस करती आ रही हैं। आइशर मोटर कंपनी का एग्जांपल ले लो, जो बुलेट बाइक्स बनाती है, जिसको पंजाबी में बुल्ट कहा जाता है। इस कंपनी के बारे में इन्वेस्टर्स कितना बोलते हैं कि काश मैंने इसके स्टॉक्स खरीद लिए होते, बट एक्चुअली जब मार्केट करेक्ट होती है तो किसी के पास भी इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स नहीं होते। सबने ऑलरेडी 100% इन्वेस्टमेंट करी होती है मार्केट में, एंड उनके मनपसंद स्टॉक्स जब गिरे हुए प्राइस पर अवेलेबल है, तब उनके पास फंड्स नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इसका सॉल्यूशन कभी भी 100% इन्वेस्टेड नहीं रहना है। जनरली 15 से 20% अपने टोटल पोर्टफोलियो का लोग अपॉर्चुनिटी फंड के तौर पे रखते हैं, ताकि जब भी मार्केट क्रैश हो और उनके पसंदीदा स्टॉक्स कम रेट पर मिल रहे हो, तब वो अपने फंड्स इन्वेस्ट कर सकें। चौथी चीज जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाएगी, वो है हेजिंग योर पोर्टफोलियो। आपने खेतों के अराउंड देखा होगा, लोग फेंसिंग कर देते हैं, किसी टाइप की जाली लगाई जाती है, वायर्स लगा दी जाती है, ताकि खेत को जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक इसी तरह आप अपने पोर्टफोलियो को भी हेज कर सकते हो मार्केट में होने वाली वोलेटिलिटी से।
वोलेटिलिटी मतलब मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव। कब मार्केट बढ़ेगी, कब मार्केट गिरेगी, ये 100% कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बट जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन आता है या फिर कहीं पे कोई वॉर हो जाती है जिसके चलते मार्केट्स गिरने लगती हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होने लगते हैं। जब भी स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरने लगती हैं तो लोगों का भरोसा स्टॉक मार्केट से कम होने लगता है, लोग वहाँ से पैसे विड्रॉ करते हैं एंड वो सेफर इन्वेस्टमेंट्स की ओर अपने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। गोल्ड को ग्लोबली एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न है गोल्ड और मार्केट्स के बीच के इन्वर्स रिलेशन का। गोल्ड में इन्वेस्ट करके लोग अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट्स को हेज कर लेते हैं, बिकॉज जब भी कभी मार्केट गिरती है तो आपके पोर्टफोलियो का जो हिस्सा आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता है 10-15% वॉट एवर दैट नंबर इज, उससे एक स्टेबल रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है, जिसकी वजह से आपके टोटल पोर्टफोलियो पे मार्केट गिरने का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। याद रखना कि इस वीडियो में जितनी भी बातें हम लोग ने डिस्कस करी है वो थ्रू आउट द जर्नी आपको काम आने वाली है। फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिगिनर हो या फिर आपको 1-2 साल हो गए इन्वेस्टिंग करते हुए या फिर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो, ये वो फंडामेंटल्स थे जो थ्रू आउट द जर्नी आपको एक सही पाथ पर रखेंगे और आप भीड़ से एक अलग सोच रख पाओगे। लेफ्ट साइड पे आपको चैनल सब्सक्राइब करने का बटन मिल जाएगा। आजकल बहुत लोग स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये क्या होता है उस पर एक वीडियो मैंने बनाया था, वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।